नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक ज्ञान में प्रथम क्लासेज। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभाग क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान की एक विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। और संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, इसमें शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दो प्रकार की सरकारें इसमें होती है। क्यों? क्योंकि शासन जो है यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, तो इसी प्रकार जिस प्रकार देश को राज्यों में बांटा गया है तो राज्यों को भी जिलों में बांटा गया है। और हमारे राजस्थान में राज्य और जिलों के मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसको ही संभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? संभाग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि संभाग जो है यानी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में कब हुई। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई वो हुई 30 मार्च सन 1949। 30 मार्च 1949 राजस्थान एकीकरण का जो चौथा चरण था, राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण था जिसका नाम था वृहत राजस्थान। इस चरण के तहत जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया नेतृत्व वाली जो सरकार बनी 1954 में। तो मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो सर्वाधिक कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। तो इन्होंने 24 अप्रैल सन 1962 को इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इसके बाद ये संभागीय व्यवस्था पुनः कब शुरू हुई? ये संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई 15 जनवरी सन 1987 के समय। उस समय हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने 15 जनवरी 1987 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत पुनः कर दी। ठीक है, तो संभागीय व्यवस्था को लेकर ये 3 तिथियां और इन 3 मुख्यमंत्रियों को आपको याद रखना है। सबसे पहले 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री नेतृत्व वाली सरकार ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में की। उसके बाद 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। और 15 जनवरी सन 1987 को हरिदेव जोशी नेतृत्व वाली सरकार ने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्नों की। तो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत जो होती है वो 18 मार्च सन 1948 को होती है। 18 मार्च सन 1948 को राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होकर और 1 नवंबर सन 1956 को यह एकीकरण पूरा होता है। यानी इस एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगता है। और इस समय में जो वर्तमान राजस्थान है वो अपनी अवस्था में आता है। तो 1 नवंबर 1956 तक हमारे राजस्थान में कुल 26 जिले व 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 तक हमारे राजस्थान में 26 जिले व 5 संभाग थे। जो 26वां जिला था वो था अजमेर। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। कब बना था? 1 नवंबर सन 1956 को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इससे पूर्व जो कुछ घटनाएं घटित हुई थी। जैसे हमारे देश में जो आम चुनाव संपन्न हुए वो 1952 में हुए और इस समय राजस्थान की विधानसभा के लिए भी चुनाव हुए। तो राजस्थान की विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें जो प्रथम मुख्यमंत्री चुनकर आए, निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं वो है टीकाराम पालीवाल।
राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने। टीकाराम पालीवाल से पूर्व जे नारायण व्यास थे। जे नारायण व्यास से पूर्व हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री राजस्थान की प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री और राजस्थान के एकमात्र प्रधानमंत्री भी रहे हैं, क्योंकि चौथे चरण के समय पहले चूंकि मुख्यमंत्री का पद राजस्थान में नहीं था, 26 जनवरी सन 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, उस समय जो प्रधानमंत्री का पद पहले जो राज्यों में था वो वहां से हटकर कहां चला गया, केंद्र में, और इस प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री का पद अस्तित्व में आया। तो इसीलिए प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, जिन्होंने जे नारायण व्यास को विधानसभा का जो बहुमत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसमें उनको पराजित किया। इस प्रकार मोहनलाल सुखाड़िया 38 वर्ष की उम्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल सुखाड़िया के शासन काल में ही हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर सन 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के बगदरी ग्राम पंचायत से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तो मोहनलाल सुखाड़िया को इसीलिए आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल सर्वाधिक समय रहा, कुल 17 वर्षों तक इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया। ठीक है, चलो, तो हमें कह रहा था कि 26 जिले और 5 संभाग 1 नवंबर 1956 के समय थे। तो हम बात करते हैं कि 26 जिलों के बाद राजस्थान में कौन कौन से नवीन जिले बने, और जो वर्तमान में 7 संभाग है तो 2 नए संभाग कौन कौन से बने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संभागों की। तो देखो, जो 5 संभाग थे कौन कौन से, पहला जयपुर संभाग, दूसरा कोटा संभाग, तीसरा उदयपुर, चौथा बीकानेर और 5वां जोधपुर। ये 5 संभाग तो पूर्व में भी थे, लेकिन उसके बाद जो 2 नए संभाग बने, पहला कौन सा, एक तो अजमेर संभाग बना और दूसरा भरतपुर संभाग बना। तो अजमेर और भरतपुर संभाग कब बने, तो देखिए 1987 में जब संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की हरिदेव जोशी ने, उसी समय अजमेर को राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया गया। अजमेर को राजस्थान का 6ठा संभाग कब बनाया गया, 1987 में। ठीक है। अजमेर भरतपुर की बात करें तो 4 जून सन 2005 को भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया। और इस समय हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, इस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है। तो इस समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया से लिए गए थे। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जिलों की। 26वां जिला तो था अजमेर। ठीक है। 27वां जिला बनाया गया धौलपुर को। कब बनाया गया था, 15 अप्रैल सन 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया था। ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं 28वें जिले की। 28वां जिला, 29वां जिला और 30वां जिला, ये 3 जिले एक ही तारीख पर बने थे और वो तारीख थी 10 अप्रैल सन 1991। अब ये 3 जिले कौन कौन से थे, देखिए, पहला जिला था बारां, जो कोटा से अलग करके बनाया गया था। दूसरा जिला था दौसा, जो जयपुर से अलग करके बनाया गया था। और तीसरा था राजसमंद, जो उदयपुर से अलग करके बनाया गया था। अब इनको ये जो क्रम निर्धारित किया है इनका, ये क्रम इनके नाम के पहले अक्षर के आधार पे किया है। अल्फाबेट के हिसाब से 12 पहले आएगा, दौसा बाद में और राजसमंद सबसे बाद में। तो इसीलिए 28वां जिला बारां बनाया गया, 29वां दौसा बनाया गया, 30वां राजसमंद बनाया गया। कब, 10 अप्रैल सन 1991 को। ठीक है। अब बात करते हैं हम 31वें जिले की।
31वां जो जिला है वो है हनुमानगढ़। कब बनाया गया था? 12 जुलाई सन 1994 को श्री गंगानगर जिले से अलग करके हनुमानगढ़ को नव गठित जिला बनाया गया था। इसके बाद 32वां जिला बना अपना करौली। कब बना? 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई सन 1997 को करौली राजस्थान का 32वां जिला बना। और 33वां और राजस्थान का सबसे अंतिम जो जिला है वो है प्रतापगढ़। कब बना प्रतापगढ़? 26 जनवरी सन 2008। 26 जनवरी सन 2008 को परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था। और ये प्रतापगढ़ 3 अलग अलग जिलों से मिलकर बनाया गया था। 3 अलग अलग जिले कौन कौन से थे? पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है उदयपुर और तीसरा है बांसवाड़ा। तो देखिए चित्तौड़गढ़ से जो 3 अलग अलग तहसीलें थी वो कौन कौन सी थी? पहली तहसील थी चित्तौड़गढ़ की छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी, दूसरी थी अरनोद और तीसरी थी प्रतापगढ़। इसी प्रकार बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर की जो तहसील थी उसका नाम है धरियाबाद। और बांसवाड़ा से ली गई थी पीपलखूंट। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़ तहसील को अलग किया गया। उदयपुर से धरियाबाद तहसील को अलग किया गया और बांसवाड़ा से पीपलखूंट तहसील को अलग करके प्रतापगढ़ का गठन किया गया 26 जनवरी सन 2008 को। और इस समय हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे, यानी पर्टिकुलर अलग अलग संभाग वाइज। तो बात करते हैं हम पर्टिकुलर प्रत्येक अलग अलग संभागों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में जो जिले हैं उनकी संख्या है 5। जयपुर संभाग में आते हैं 5 जिले। कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले हैं जयपुर, उसके बाद दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू ये 5 जिले जयपुर संभाग में आते हैं। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। पहली विशेषता क्या है इसकी कि जनसंख्या की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा। दूसरी विशेषता कि इस संभाग की जनसंख्या ज्यादा है तो इसीलिए यहाँ का जनघनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम है। तो इसीलिए दूसरी विशेषता जनघनत्व भी ज्यादा है। तीसरी विशेषता कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति, देखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत। तो प्रतिशत के मामले में जो सबसे बड़ा संभाग है वो है जयपुर संभाग। अनुसूचित जाति प्रतिशत, अनुसूचित जाति प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। और इसके बाद में हम साक्षरता की भी बात करें तो जयपुर संभाग में सर्वाधिक साक्षरता है। ठीक है, तो ये 4 विशेषता हुई। पहली, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जयपुर संभाग।
जनघनत्व की दृष्टि सबसे बड़ा संभाग जयपुर संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला संभाग जयपुर संभाग, और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। ठीक है, अब बात करते हैं हम जोधपुर संभाग की। देखिए, जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। वो 6 जिले हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली, ये 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग में। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है कि जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग। दूसरी विशेषता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो संभाग है वो भी कौन सा है? जोधपुर संभाग। दशकीय वृद्धि दर। इसके बाद बात करें तीसरी विशेषता कि जोधपुर जो संभाग मुख्यालय है तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर स्थित संभाग मुख्यालय है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पे 2 संभाग मुख्यालय आते हैं, एक बीकानेर संभाग और एक आता है जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित संभाग मुख्यालय है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम साक्षरता की तो सबसे कम साक्षरता वाला जो संभाग है वो भी कौन सा है? वो भी जोधपुर संभाग है। सबसे कम साक्षरता वो है जोधपुर संभाग की। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता तो किसकी थी? जयपुर संभाग की, और सबसे कम साक्षरता थी जोधपुर संभाग की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीकानेर संभाग की। तो देखो, बीकानेर संभाग जो है उसमें आते हैं टोटल 4 जिले। कौन कौन से हैं? पहला है बीकानेर, दूसरा है श्री गंगानगर, तीसरा है हनुमानगढ़ और चौथा है चूरू। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू बीकानेर संभाग में आते हैं। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो पहली विशेषता है वो ये है कि बीकानेर संभाग मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे निकट स्थित संभाग मुख्यालय है। ठीक है, दूसरी विशेषता कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? वो है बीकानेर संभाग। हमने जयपुर के लिए क्या पढ़ा था? सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला संभाग तो था जयपुर, लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी से संबंधित जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है वो है बीकानेर संभाग। ठीक है, अब बात करें अगली विशेषता की तो देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो 2 संभाग लगे हुए हैं, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो न्यूनतम है और सर्वाधिक है जोधपुर संभाग की। ठीक है, अगली विशेषता की बात करें तो बीकानेर संभाग जो है वो ऐसा संभाग है जहां पे नदियों की मात्रा कम है, यानी यहाँ पे न्यूनतम नदियां बहती है। बाकी अन्य संभाग मुख्यालयों की अपेक्षा बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां प्रवाहित होती है। और बीकानेर संभाग के 2 जिले तो ऐसे हैं, एक तो है बीकानेर और एक है चूरू, जहां पे नदियां ही नहीं है, यानी ये नदियां विहीन जिले हैं। कौन कौन से? एक तो है बीकानेर और एक है चूरू। ठीक है, इसके बाद बात करें हम अजमेर संभाग की तो देखिए, अजमेर संभाग में भी टोटल 4 जिले आते हैं। पहला है अजमेर, दूसरा है नागौर, तीसरा है भीलवाड़ा और चौथा है टोंक। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। ठीक है, विशेषता की बात करें तो इसकी पहली विशेषता कि ये हमारे राजस्थान का 6ठा संभाग है, जो 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है कि हमारे राजस्थान का 6ठा संभाग है। दूसरी विशेषता यह है
कि ये ऐसा संभाग है जो अन्य सभी संभागों के साथ में सीमा बना रहा है। अजमेर संभाग सभी संभाग मुख्यालयों के साथ में सीमा बनाने वाला संभाग है। तीसरी विशेषता कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, ठीक है। और चौथी विशेषता यह है कि अजमेर संभाग की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो न्यूनतम है, क्योंकि अजमेर संभाग का केवल एक ही जिला, वो कौन सा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, एक न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे उदयपुर संभाग की। तो देखिए उदयपुर संभाग में कुल आते हैं 6 जिले। पहला है उदयपुर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है डूंगरपुर, चौथा बांसवाड़ा, पांचवा है प्रतापगढ़ और छठा है चित्तौड़गढ़। 6 जिले उदयपुर संभाग में आते हैं, ठीक है। विशेषताओं की बात करें तो उदयपुर संभाग की पहली विशेषता यह है कि उदयपुर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या निवास करती है। यानी हमने यहाँ पे पढ़ा था बीकानेर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वो बीकानेर संभाग में निवास करती है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वो उदयपुर संभाग में निवास करती है, ठीक है। दूसरी विशेषता यह है कि उदयपुर संभाग सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है, ठीक है। उदयपुर संभाग सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तीसरी विशेषता कि उदयपुर संभाग का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, उदयपुर संभाग। और चौथी विशेषता यह है कि उदयपुर संभाग 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब ये 2 बार कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे उदयपुर संभाग में जो चित्तौड़गढ़ वाला हिस्सा है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जिसकी सीमा एक बार खत्म होके पुनः शुरू होती है। यहाँ पे है रावतभाटा, ठीक है। तो इसीलिए 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है, ठीक है। ऐसे राजस्थान के 2 जिले जिनको खंडित जिले कहते हैं, पहला है अजमेर और दूसरा है कौन सा, चित्तौड़गढ़। ये जिले ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा एक बार खत्म होकर दोबारा से शुरू होती है। चित्तौड़गढ़ का तो रावतभाटा वाला क्षेत्र है और अजमेर का यहाँ पे टोडगढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये 2 खंडित जिले हैं राजस्थान के। अब हम बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा संभाग में आते हैं 4 जिले। कितने आते हैं, 4 जिले। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो इसकी ज्यादा विशेषताएं नहीं है, इसकी 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जो संभाग है वो है कोटा संभाग। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है कोटा संभाग। और दूसरी विशेषता है कि कोटा संभाग में ही सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। तो सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो है कौन सा, कोटा संभाग, ठीक है। सर्वाधिक नदियां। अब बात करते हैं हमारे अंतिम संभाग की, वो है भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग राजस्थान का नवीनतम संभाग है जिसका गठन 4 जून सन 2005 को किया गया था, ठीक है। भरतपुर संभाग में जो 4 जिले हैं कौन कौन से हैं, एक तो है भरतपुर, धौलपुर, तीसरा है करौली और चौथा है सवाई माधोपुर। ये 4 जिले भरतपुर संभाग में आते हैं और ये 4 जिले 2 अलग अलग संभागों से निकाल के इसमें जोड़े गए हैं। भरतपुर और धौलपुर जो है वो जयपुर संभाग से लिए गए हैं और करौली और सवाई माधोपुर लिए गए हैं कोटा संभाग से, ठीक है। इसकी एक विशेषता यह है कि ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित सबसे निकटतम संभागीय मुख्यालय है। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे निकट संभागीय मुख्यालय है भरतपुर संभाग मुख्यालय और सबसे दूर स्थित संभागीय मुख्यालय जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है वो है जोधपुर, ठीक है। जोधपुर संभाग मुख्यालय सबसे दूर स्थित संभागीय मुख्यालय है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए
तो देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने बन के आते हैं। जैसे हम बात करें पहले क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो है कौन सा, जोधपुर संभाग। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संभाग है वो कौन सा है, भरतपुर संभाग। ठीक है, जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ा संभाग है वो कौन सा है, जयपुर संभाग। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग वो है कोटा संभाग। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित सबसे निकट स्थित जो संभाग मुख्यालय है वो बीकानेर संभाग मुख्यालय है, और सबसे दूर स्थित जो संभाग मुख्यालय है वो जोधपुर संभाग मुख्यालय है। इसी प्रकार हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय सीमा के निकट सबसे निकट जो संभाग मुख्यालय वो है भरतपुर संभाग मुख्यालय, और सबसे दूर स्थित संभाग मुख्यालय है वो है जोधपुर संभाग मुख्यालय। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जो जनसंख्या निवास करती है अनुसूचित जाति की, वो निवास करती बीकानेर संभाग में, और अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है उदयपुर संभाग में। मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, मध्यवर्ती संभाग अजमेर संभाग है। ठीक है, जो कि अन्य सभी संभागों के साथ में क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक है, बीकानेर संभाग ऐसा संभाग है जहां से न्यूनतम नदियां प्रवाहित होती हैं, और कोटा संभाग ऐसा संभाग है जहां से सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। तब तक के लिए धन्यवाद।